गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसका हेडिंग लिखा हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच समझ गए, जैसे इंडियन रिवॉल्यूशन इंडिया का, फ्रेंच फ्रांस का। इसमें वर्ड को समझना है रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज रिवॉल्यूशन, डिफाइन किया हुआ है सडन चेंज ऑन लार्ज स्केल। बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं, जितने कलर हैं उससे ज्यादा रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, ग्रीन व्हाइट येलो। ऐसा नहीं कि रिवॉल्यूशन सिर्फ हिस्ट्री में हुआ है। तो रिवॉल्यूशन, व्हाट इज रिवॉल्यूशन पहले जानना है। सडन चेंज होना है सडन, और वो भी चेंज स्मॉल स्केल पर नहीं, लार्ज स्केल पर होना चाहिए, ताकि डिफरेंस समझ में आते। सोसाइटी में हो या कहीं भी चेंज ऐसा हो तो लार्ज स्केल पर हो, इससे पता चले कि ग्रोथ और रिवॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ का मतलब होता है लिमिटेड स्केल में बढ़ना, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है लार्ज स्केल पर बढ़ना। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो प्रोडक्शन 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, ना कि थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ, तभी नाम दिया गया उसको रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ जिससे कि माने का रिवॉल्यूशन हुआ? तो सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हर तरह से चेंज हुआ, वो भी बिल्कुल चेंज, और वो भी सडन हुआ। ये देखते हैं कि ये चेंज क्या क्या हुआ, रिवॉल्यूशन कैसे हम रिवॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। तो इसका डेट, हिस्ट्री में डेट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में डाटा होता है। यहाँ पे 14 जुलाई 1790 इसका डेट है। अगर ये ना लिखा जाए तो सब बेकार हो जाएगा एग्जाम में। तो रूमर शुरू से होता है, चैप्टर का जो शुरुआत है फर्स्ट पैराग्राफ कि पीपुल में रूमर फैला। रूमर मतलब होता है अफवाह कि किंग के जो आर्मी है वो अटैक करने आ रहे हैं पीपुल पे। तो पीपुल ने एक ग्रुपिंग किया, अपने आप को बैरियर बनाया, मिलिशिया जो कहते हैं। मिलिशिया का मतलब ही होता है बैरियर। तो बैरियर दो तरह के होते हैं, एक पेई होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। यहां पर लोग रिवॉल्यूशन के लिए एकजुट हुए, पेई नहीं थे ये, उसको नाम दिया गया मिलिशिया। बास्टिल इस रिवॉल्यूशन का मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस है। ये एक किंग के बिल्डिंग का नाम है, किला है, जहां पर उसके सारे इम्यूनिशन रहते थे। इम्यूनिशन होता है गोला बारूद या वेपन्स जो भी थे, सब बास्टिल में रहते थे। तो बास्टिल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब फिर देखते हैं कि लुइस, तो लुइस 16 के बारे में पहले जानना है। इसका स्टार्टिंग होता है 1774 में, ये किंग बना फ्रांस का। यहां हेरिडिटरी मोनार्की, समझना हेरिडिटरी मोनार्की का मतलब होता है कि ये जनरेशन वाइज जनरेशन ऑटोमेटिक किंग हो जाते हैं, यानी किंग के फैमिली के लोग ही किंग होते हैं, उनके सन हो या उनके फैमिली दूसरे लोग जो भी हो। तो ये 1774 में फ्रांस का किंग बना। मैरिज मेरी एंटोनेट के साथ हुआ, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। पहले कहा गया शादी और दोस्ती बराबर वाले में होती है। तो ये भी किंग की डॉटर थी मेरी एंटोनेट, इससे शादी हुई है। फ्रांस का जो करेंसी है वो लिब्रे है, जैसे आज के डेट में पढ़ते हैं डॉलर, पाउंड, रुपी, जो भी है, पाउंड स्टर्लिंग। तो फ्रांस का उस समय ये करेंसी था, आज नहीं, आज तो दूसरी हो गई करेंसी। करेंसी का नाम था लिब्रे, यानी कि आप सेल और परचेज कर सकते हो लिब्रे। ओल्ड रिजीम वर्ड है यहां पे, समझना है। ओल्ड रिजीम का मतलब होता है उस टाइम को कहते हैं जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले का जो सोशली और पॉलिटिकली जो कंडीशन था फ्रांस का 1789 के पहले, वो पीरियड कहलाता है ओल्ड रिजीम। रिजीम मीन्स होता है शासन का, ठीक है। तो 1789 के पहले का है ये। अब देखिए पहले वहां का सोसाइटी को जानते हैं। तो सोसाइटी जो है फ्रांस का वो 3 डिवीजन है। इंडिया में देखिए कास्ट के बेस पर है डिवीजन। तो हर कंट्री का सोशल डिवीजन डिफरेंट होता है।
कास्ट के आधार पर, इकोनॉमिक बेस के आधार पर, रिलीजियस बेस के आधार पर। तो यहां जो ये डिवीजन है वो है इकोनॉमिक कंडीशन। क्या फर्स्ट स्टेट को देखिए फ्रेंच लैंग्वेज में क्लर्जी कहा जाता है। ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश नहीं है, क्लर्जी, जिसको इंग्लिश में प्रास्ट कहते हैं, पुजारी वर्ग। जैसे हर कंट्री में पुजारी वर्ग का बहुत इंपोर्टेंट होता था। इंडिया में भी रामायण महाभारत कहीं भी देखें तो जो पुजारी वर्ग थे उनकी बहुत इज्जत थी, वैसी हर कंट्री में थी। तो जो लोग पुजारी वर्ग के थे वो कहलाते थे फर्स्ट स्टेट, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको क्लर्जी कहते थे। सेकेंड जो स्टेट है वो है नोबिलिटी। फ्रेंच लैंग्वेज है नोबिलिटी, यानी किंग हाउस से जुड़े लोग। किंग में एक चेन होता था, बिग किंग है, उसके अंदर में छोटे छोटे किंग होते थे, उसके अंदर में और छोटे छोटे होते थे। उस तरह के लोग नोबिलिटी कहलाते थे, यानी कि ये रूलिंग क्लास ये थे। थर्ड जो स्टेट है इसको कॉमन, बाकी जो दोनों स्टेट में नहीं है वो सब बच्चे कहाँ होंगे? थर्ड स्टेट में, कॉमन पीपुल। ये दोनों में जो लोग नहीं है बाकी सब किस में आ गए? थर्ड स्टेट में आ गए। यहां पे देखना है, अब यहां तीनों का कंडीशन को जान लेना है। तीनों सोशल डिवीजन का कंडीशन क्या है? तो देखिए फर्स्ट स्टेट, यहां दो तरह का टैक्स है, समझना है बात को, टाइथ और टाइल। तो टाइथ जो है वो रिलीजियस टैक्स है, टैक्स लेविड बाय पीपुल फ्रॉम पीपुल। कौन लिया इसको? फर्स्ट स्टेट। टाइथ किसको देना पड़ता था? फर्स्ट स्टेट को। तो और देते कौन लोग थे? पीजेंट्स लोग, फार्मर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/10 देते थे। अब एग्जांपल है, आपको 1 क्विंटल हुआ प्रोडक्शन तो 10 kg आप टैक्स टाइथ के रूप में किसे देना है? फर्स्ट स्टेट को, जो कि आज के समय में नहीं है। तो उसमें ये बर्डन था पीजेंट्स पे। टाइल जो है किंग को देते थे, जैसे आजकल हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स हर तरह का। तो ये है टाइल। अब है यहां पे तो डबल टैक्स का बर्डन है कॉमन पीपुल पे, और पुअरनेस भी ज्यादा किसमें है? कॉमन पीपुल में। यहां पर देखना है, देखिए है टॉपिक अगला है स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा लोगों की। थर्ड स्टेट के लोगों का कंडीशन इतनी खराब है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे जिंदगी जिया जाए। तो जिंदगी कैसे जिया जाए तो क्या करेंगे लोग? इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। कारण समझ ही रहे हो कि ये दो तरह का टैक्स पे कर रहे हैं। तो जिंदा जहां सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो, वहां पीपुल के पास रिवोल्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वो तभी तक एक्सेप्ट करेगा किसी के एक्सपेक्टेशन को जब तक कि उसकी जिंदगी चल रही हो नॉर्मल पेमेंट में। अब ये वर्ड है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस का हिंदी होता है जीवन निर्वाह, और क्राइसिस तो आप जानते हो संकट। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यानी इतनी कम इनकम हो जाए कि हमें जिंदा रहना अबाउट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, किसी तरह से जीवन जीना। कारण क्या है? फ्रांस की जो है पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से वहां की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब गैप होगा, यानी सप्लाई कमेगा और डिमांड बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ती है। ये इकोनॉमिक्स में सिंपल सी बात है। सप्लाई जैसी घटेगी डिमांड की कंपैरिजन में तो रेट बढ़ जाता है। ये डिमांड का रूल है। तो एक तो इनकम कम और प्राइस हाई हो जाएंगे, तो क्या कंडीशन होगा?
सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगी। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है डिससेटिस्फैक्शन को जन्म देगा और डिससेटिस्फैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, रिवोल्यूशन के रूप में आएगा। अब यहां पर देखें, यहां पे जो थर्ड स्टेट में जो लोग हैं उसमें भी सब एक सोशल स्टेट इकोनॉमिक स्टेटस के नहीं है, इसमें भी थ्री ग्रुप है। आप देख सकते हैं बुक में, तो जो प्रोस्पेरस थे, बिग बिजनेसमैन है, लॉयर है, या उन लोग के पास टैलेंट था, उन लोगों ने डिमांड किया एंड ऑफ इन्वेस्टिजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज वर्ड को समझना, प्रिविलेज का मीनिंग होता है स्पेशल राइट। आप यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेट टैक्स ले रहे हैं कॉमन पीजेंट से, जबकि ये पीपल के लिए कुछ नहीं कर रहे। सेकेंड स्टेट के लोग ले रहे हैं टैक्स, इनको टैक्स देना नहीं है गवर्नमेंट किंग को, और इनको भी टैक्स नहीं देना, ये तो उल्टे टैक्स ले भी रहे हैं। लैंड का 60% नोबिलिटी के पास है, ये कुछ नहीं फ्री में टैक्स दे रहे हैं फार्मर से। तो यहां पे यही प्रिविलेज है, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट किंग को कोई टैक्स नहीं देते, उल्टे ये और टैक्स फर्स्ट स्टेट लोग ले रहे हैं फार्मर से। ये हुआ प्रिविलेज, विशेषाधिकार इसको हिंदी कहते हैं। यहां पे प्रॉब्लम है कि रूसो प्रिविलेज खत्म हो, ये डिमांड किया, फिर उस पर है, इसको देखेंगे बुक में। जॉन लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, फिलोसफर लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यहां पर देखते हैं कि प्रिविलेज को खत्म करने का डिमांड किन लोगों ने किया, जो इक्वेटेड थे, इकोनॉमिकली डेवलप थे बिजनेस के द्वारा, वो या कहीं जॉब कर रहे थे किंग के यहाँ, तो उस तरह के लोग के पास टैलेंट तो जरूर था। किंग फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के कंपेरिजन उनके पास प्रॉपर्टी वाले कम हो, लेकिन टैलेंट उनमें ज्यादा था। इन लोगों ने डिमांड किया इक्वलिटी का, यही है एंड ऑफ प्रिविलेज, इक्वलिटी की डिमांड करना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये बंद होना चाहिए। आप देखिए जॉन लॉक ने बुक लिखा है, ऐसे किसी को कहना और बुक लिख देना। देखिए लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, बुक का नाम है, जॉन लॉक ने लिखा। इस बुक में जॉन लॉक ने सीधी सी बात कही है कि किंग को कोई डिवाइन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। डिवाइन एब्सोल्यूट राइट क्या होता है? डिवाइन का मतलब है, अब किंग के लोग कहते थे कि आई एम सन ऑफ गॉड। अब बताइए उस समय लिटरेसी रेट बहुत कम थी, पीपुल लोग अंधविश्वास का शिकार होते थे। ये किंग जो है गॉड का सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर उसके खिलाफ कोई बोलते नहीं थे, यानी एक्सपेक्टेशन को चुपचाप मान लेते थे। तो जॉन लॉक ने सबसे पहले बात समझाया कि किंग का कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है और न ही कोई डिवाइन पावर है उसके पास, यानी कोई गॉड से उसका कनेक्शन नहीं है। तो देखिए इंप्रेसिव लोगों का ही इंप्रेशन होता है, ये बात समझना है। हम बोलते हैं आपको कोई बात नहीं समझेगा, कोई बड़े लीडर बोले, साइंटिस्ट बोले, आप तुरंत समझ जाइएगा बात। इसका कारण क्या है? सामने वाला का इंप्रेसिव पर्सनालिटी है। तो जॉन लॉक जो था फिलोसफर है, ग्रेट फिलोसफर है, उसकी बातों का असर था। दूसरी जो बुक है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने लिखा, जीन जैक्स रूसो इसका नाम। रूसो ने क्या कहा है? डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि पीपुल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, यानी पीपुल पे जो रूल करेगा वो दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तब ये बात अच्छी होगी। मनमाना करने की जरूरत नहीं। पीपुल क्या चाहती है इसको जानना है, ठीक है। और देखिए मॉन्टेस्क्यू थर्ड जो है फिलोसफर, उसने क्या बुक लिखा है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसने गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन होते हैं डेमोक्रेसी में, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। पढ़ा है, तीनों का तीन काम होता है पॉलिटिक्स में, लॉ बनाना, इम्प्लीमेंट करना और प्रोटेक्शन करना, तीनों का काम होता है। तो इसने कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, इसमें पावर शेयरिंग होना चाहिए। पावर शेयरिंग मतलब आज के डेट में लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और कोर्ट जो है जुडिशरी अगर कोई गलत काम किया तो उस पर रोक लगा देता है। तो कहा कि तीनों बीच में पावर शेयरिंग होना चाहिए, जो कि उस समय नहीं थे, सारे पावर थे किसमें, किंग के हाथ में। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, किसके बीच में, गवर्नमेंट के 3 जो ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। ठीक है, यहां पर देखते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक जो है बुक का, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। आउटब्रेक मतलब शुरुआत। रिवोल्यूशन कैसे शुरू हो गया भाई? जब तक पीपुल को प्रॉब्लम नहीं होगी वो वैसा काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं करते जनरली। यहां का जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है द स्टेट जनरल, द स्टेट जनरल। लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का जिम्मा इसी का था, पावर इसी के हाथ में था। अब देखिए स्टेट जनरल की क्या पावर थी। 5 मई 1789 को इसकी कॉल बुलाई गई थी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट, तीनों क्लास के लोग वहां पहुंचे। 300 मेंबर तक आ सकते थे, लेकिन वोट एक एक ही देना है। किंग को यह भरोसा था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग मेरा फेवर करेंगे, कॉमन पीपुल खिलाफ में जाएंगे, अगेंस्ट में जाएंगे, तो भी 2 और 1, 2/1 से पास हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 स्टेट मेरा साथ देंगे और 1 खिलाफ करेंगे, तो भी मेरा बात पास हो जाएगा। टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 5 मई 1789 को। थर्ड स्टेट के लोगों ने इक्वल वोटिंग की मांग की, जैसे आजकल है, यानी जितने रिप्रेजेंटेटिव है, थर्ड स्टेट के लोग 600 चले गए थे, और मांग किया कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के हिसाब से वोटिंग हो। किंग ने उसको नहीं माना। रिजल्ट क्या हुआ? थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो वॉक आउट कर गए, यानी वोटिंग में भाग नहीं लिया। 20 जून को वो लोग 1789 को ये लोग इंडोर टेनिस कोर्ट था, इंडोर जानते हैं जो गेम अंदर खेला जाता है स्टेडियम में, यानी खुले मैदान में नहीं, वहां पे आकर इन लोगों ने एक अलग ही लेजिस्लेटिव बॉडी का फॉर्मेशन किया। इसके लीडर कौन थे थर्ड स्टेट के? आवेज सईद, जो कि फर्स्ट स्टेट के थे। कॉमन पीपुल लोग का रिवोल्यूशन, लेकिन इसके लीडर बने आवेज सईद जो फर्स्ट स्टेट के थे। मिराबियो जो कि सेकेंड स्टेट के थे, वो थर्ड स्टेट के लीडर बने। यहां समझने की बात है, ये काम हुआ था वर्साय में, जहां लुई 16 था, तो वर्साय में ये टेनिस कोर्ट था, वहां उसके लीडर बने आवेज सईद और मिराबियो। अब देखिए 4 अगस्त 1789 को किंग के सारे पावर को समाप्त कर दिया और स्टेट जनरल का नाम हो गया नेशनल असेंबली। इसका नाम हो गया नेशनल असेंबली। लुई 16 ने इसको मान्यता दे दिया, यानी स्टेट जनरल के जगह पर अब जो है लेजिस्लेचर का नाम हो गया नेशनल असेंबली। और इसमें किसकी बात हुई पास? थर्ड स्टेट। अब 2 वर्ड है हम समझना है, चैट्यूक और माइनर। तो चैट्यूक्स बुक में भी बहुत सारा वर्ड है, घर पे पढ़ सकते हैं। तो चैट्यूक्स और मैनर, यहां पर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है। ये जो है इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसको समझना है, ये फ्रेंच वर्ड है। और ये मैनर, दोनों फ्रेंच वर्ड है। यहां पर भी ये फ्रेंच वर्ड है। तो इसका मतलब होता है
राजमहल जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, यानी कि किंग का, देखिए बुक में भी दिया पढ़ सकते हैं आप, कैसल और स्टडी रेसिडेंस, यानी किंग का जो बिल्डिंग रेसिडेंस है उसी को स्टैब्लिश करते हैं। मैनर, किंग का बिल्डिंग और उसका एरिया जितना होता है उसको मैनर कहते हैं। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को हेरिडिटरी मोनार्की से क्या चीज कन्वर्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की तो किंग का शासन है ही, लेकिन किंग कौन बनेगा, जिसको पीपुल वोट के द्वारा बनाएगी, ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी जो किंग होगा वो पीपुल के द्वारा चुना जाएगा और वो किसके अंडर में रहेगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंडर में। यानी कि हेरिडिटरी मोनार्की अब चेंज होकर क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, ये जो है अब किंग को चुनने का जिम्मा किसका है, पीपुल का। कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, तो पीपुल को दो ग्रुप में बांटा गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पीपुल लोग ही वोट दे सकते थे, पैसिव नहीं दे सकते थे। तो एक्टिव बनने के लिए क्या चीज चाहिए, 3 कंडीशन है। फर्स्ट, मेल होना चाहिए। सेकेंड, 25 इयर्स एज होनी चाहिए। और थर्ड, टैक्स पे होने चाहिए, मिनिमम 3 डेज सैलरी के बराबर। यानी आपका जितना वेजेस होता है 3 डेज का, उतना साल में टैक्स पे करना है। तो 3 कंडीशन पूरा करना, मेल हो, 25 इयर्स हो मिनिमम एज, और टैक्स 3 दिन मजदूरी के बराबर देना। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा वही वोटिंग कर सकता है। पैसिव में कौन लोग थे, जो फीमेल है 100%, 25 ईयर से कम एज है, और जो टैक्स पेयर नहीं है, यानी 3 दिन मजदूरी टैक्स पे, 3 दिन जो वेजेस है उससे भी कम टैक्स पे करना या बिल्कुल नहीं करना, तो उनको वोट का अधिकार नहीं है। अब एक्टिव सिटीजन के लोग चुनते थे लेजिस्लेचर बॉडी को, उसके बाद वो कंट्रोल करता था किंग पर। ठीक है, यानी किंग अब एब्सोल्यूट पावर नहीं रहा, यानी उसकी पावर अब घट गई। यहां पे देखना है, फ्रांस बन गया रिपब्लिक एक तरह। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है पीपुल को वोट देने का अधिकार मिलना, उसी को रिपब्लिक कहते हैं। रूलर इलेक्टेड बाई पीपुल, वैसा कंडीशन हो तो उस कंट्री को रिपब्लिक कहते हैं। फ्रांस रिपब्लिक हो गया। नेशनल असेंबली ने इस पे ट्रीजन का केस चला। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी करना। तो लुई 16 का ट्रीजन का केस चला और ये 21 जनवरी 1793 को इसको फांसी पर लटका दिया गया। नेशनल असेंबली ने लटका दिया इसको 1793 को। तो इसका खत्म हो गया, यानी कि देशद्रोह का, देशद्रोह क्यों भाई, लुई 16 ने प्रूसिया के किंग से मदद मांगी थी, इसीलिए उसको देशद्रोह का केस चला था। अब यहां पर देखना है, इलेक्टेड बॉडी का नाम बाद में बदल के हो गया कन्वेंशन। अब यहां पर देखना है, इसके बाद टॉपिक को बदलते जाना है। एक मैप इसमें दिया हुआ देखना है घर पे, ये मैप जो एग्जाम में आती है, तो ये मैप को थोड़ा सा घर पे देखना है गौर से। ये मैप वर्क इसी मैप से आती है। नेक्स्ट जो है, अब यहां पर देखना है, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी वोमेन का इसमें कोई रोल नहीं। यहां पर देखते हैं जीन पॉल मरात, जीन पॉल मरात ने ऐसे लिखा, उसमें उन्होंने बताया लोगों को कि पीपुल जो है, ये रिवोल्यूशन जो किया इसमें पुअर पीपुल को कुछ भी नहीं मिला। यहां पर सब लोग जान चुके हैं कि एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार मिला, पैसिव को नहीं मिला, यानी ये पुअर पीपुल लोग थे। तो ऐसे रिवोल्यूशन से वोमेन को और पुअर पीपुल को कोई राइट नहीं मिला। आगे इसमें देखते हैं, यहां पे सिंबल बुक में घर पे देखेंगे दिया हुआ है कुछ। ये सिंबल इसलिए थे कि पहले लिटरेसी बहुत कम थी, पढ़े लिखे लोग कम थे, बात समझते नहीं थे,
तो ये जहां तहां चौक चौराहे पर सिंबल लगा दी जाते थे कि आप इस सिंबल को देख के ही समझ जाइए इसका क्या मीनिंग होता है। फिगर तो आदमी पहचान सकता है, अनपढ़ आदमी भी। ये है बंडल ऑफ रॉड है, यानी कि एकता का प्रतीक है। अगर आदमी एकजुट हो तो उसको तोड़ना ताकतवर है। जैसे आप 10 डंडा हो तो कोई नहीं तोड़ सकता, एक टूट जाएगा। ये ट्रिएंगल के बीच में आई है, ये जो है ज्ञान का प्रतीक है। ये है स्केप्चर जो है राजा के पावर को शो करता है, यानी पनिशमेंट गिवन बाई किंग को शो करता है। ये देखिए फ्रीजियन कैप परेड, यानी कि फ्री होने का सिंबल है। ब्लू व्हाइट रेड, ये नेशनल कलर है, इंडिया का ट्री कलर है, तिरंगा झंडा है, वैसे यहां का। विंग्ड वोमेन, विंग्ड वोमेन, वोमेन को विंग क्यों लगाया गया? उड़ सकता, कानून के हाथ लंबे कहते हैं लोग, यानी आप उसे बच नहीं सकते। और लॉर्ड टेबलेट, ये लॉर्ड टेबलेट क्या है? यहां पर देखिए लिखा है लॉ टू इज द सेम फॉर ऑल, यानी सब बराबर है। तो लॉर्ड टेबलेट कहीं भी लगाओ, ये सिंबल है कि कानून के नजर में सब बराबर है। तो ये सिंबल थे कुछ। अब यहां पर देखना है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन का यहां पर देख सकते हैं, जैकोबिन, जैकब वहां के एक संत थे फ्रांस के, उन्हीं के नाम पर ये जैकोबिन क्लब चला। जैकोबिन क्लब जो है इक्वलिटी पर जोर देता था, यानी पुअर पीपुल के इक्वलिटी की बात करता था यहां पे। तो यहां पर देखना है कि इनकी जो ड्रेस है वो किसकी है? वैसे लोग जो शिप पे काम करते हैं वैस तरफ से। यहां का मतलब है कि सबके टाइटल हटा दिए गए। इंडिया में भी आजादी के बाद किंग के जो टाइटल थे सब हटा दिए गए, रखना क्राइम है। उसी तरह से वहां पर मैडम और मंसूर, मैडम थे लेडीज के और मंसूर जेंट्स के, वो टाइटल हटा दिया गया। स्पेशल जो वो लोग फ्लोर खाते थे उन पर बैन लगा दिया गया। इक्वलिटी ब्रेड उस पर दिया हुआ है, यानी कॉमन ब्रेड सबको खाना है। तो जैकोबिन का मकसद साफ था कि अब जो है इक्वलिटी है। यहां पर देखना है जैकोबिन प्लान द इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन हु वेयर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ पेट्रोल। अब यहां पर देखना है कि जैकोबिन में वो लोग जुड़ गए जो लोगों को इक्वलिटी नहीं मिली। जैकोबिन क्लब का नाम है। इसमें भी वोमेन को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सबको बराबरी मिल गया, जैकोबिन ने भी वोमेन को बराबरी का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ मैन को दिया। तो यहां पर भी वोमेन को कोई भी इक्वलिटी नहीं मिली। अब यहां पर देखना है रेन ऑफ टेरर, द रेन ऑफ टेरर, द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में द रेन ऑफ टेरर पर चर्चा करेंगे कि ये शासन क्या था, जैकोबिन से डिफरेंट क्या था।